हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी के लिए आर्ट एंड कल्चर की हमने जो नई सीरीज शुरू करी है उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोस्ट मौर्य का आर्किटेक्चर। यानी कि अभी तक हमने इंडियन आर्किटेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर मौर्यन आर्किटेक्चर तक को स्टडी किया। आज हम मौर्य के बाद पोस्ट मौर्य आर्किटेक्चर यानी कि गुप्ता से पहले, क्योंकि गुप्ता पीरियड का आर्किटेक्चर हम अलग से पढ़ेंगे। मौर्य के बाद और गुप्ता से पहले जो आर्किटेक्चरल रिमेन्स हमें मिलते हैं, आज हम उन आर्किटेक्चरल रिमेन्स के कुछ एग्जांपल्स उठाएंगे। दैट मींस मोस्टली हमारे क्वेश्चंस कहां से निकल कर आएंगे? साइट्स से निकल कर आएंगे, यानी साइट वाले क्वेश्चन हमारे मोस्टली आज हमें बनते हुए नजर आएंगे। ऑलराइट, लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं सो मेक श्योर दे वॉच ईच एंड एवरी प्रीवियस वीडियो। एंशिएंट की सीरीज हमारी खत्म हो गई, राइट। मेडिवल की सीरीज के अंतिम कुछ टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं। मेक श्योर यू फॉलो दैट। कॉन्सेप्ट है चैनल का नाम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। उन वीडियोस में मैंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनके जवाब मुझे कमेंट में जरूर दें और अपना सपोर्ट जरूर प्रोवाइड करें फीडबैक के माध्यम से, राइट। अपना फीडबैक दें कि सेशन आपको अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, और अगर आपका कुछ फायदा हो रहा है मेरे सेशन से सो मेक श्योर कि आप शेयर करें मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप एक्टिव हैं। ऑलराइट, उसके अलावा आपको पता है सभी सेशंस की पीडीएफ आपको कहां से मिलेंगी? मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान_सर_हिस्ट्री। उसके अलावा स्पेशल क्लासेस के लिंक्स, स्पेशल क्लासेस में मैं लाइव आता हूं और लाइव हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो कवर कर चुके हैं, जिसमें मैंने 2020 से 1990s तक के कम से कम 20-25 साल के हमने पेपर किए। सो मेक श्योर अगर इन सारे पेपर्स को आप देखें, ये रिकॉर्डेड सेशन रहेंगे। अदरवाइज मेरी रिकमेंडेशन ये है कि लाइव सेशंस में आप आएं, और अगर आप सारे सेशंस नहीं देखना चाहते हैं तो एटलीस्ट 2010 से 2020 तक के पेपर तो जरूर देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर यूपीएससी सीएससी के। उसके अलावा अब हमारी प्रेजेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। लिंक आपको कहां मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पर, राइट। और मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा टॉपिक आपको प्रिपेयर करके आना है, और फिर हम उस टॉपिक को, आपका रिवीजन भी हो जाता है और डिस्कशन भी हो जाता है, राइट। उसके अलावा अगर आप डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं, अपना कोई भी डाउट, आपको कोई भी समस्या होती है, वैसे तो हम लाइव सेशंस में उसको निपटारा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इस सेम नाम से आपको मैं इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के थॉरली यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फॉर टू प्रिपेयर यूपीएससी सीएससी, जिसमें प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको डेली की लाइव क्लास मिलती है। बहुत हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, लाइव टेस्ट और क्विजेज, और उसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है उन सभी वीडियोस को, राइट। ऐसा नहीं है कि केवल 2 या 3 बार ही देख पाएंगे, आप अनलिमिटेड बारी उन वीडियोस को देख सकते हैं। प्लस से ऑब्वियसली आइकॉनिक प्लान जो है वो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर जैसे जो फीचर्स वो एक्चुअली में केवल कहने भर के लिए नहीं है, एक्चुअली में अवेलेबल है ये फीचर्स, राइट। उसके अलावा अगर आप 10% का डिस्काउंट चाहते हैं और अगर आप सपोर्ट दिखाना चाहते हैं अपना मुझे, तो किसी भी प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, राइट। एक बार आप प्रीमियम जो है वो मतलब प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर देखें, एक बार 1 मंथ का लेकर देखें, राइट। अगर 1 मंथ का अच्छा लगता है तो फिर 12 महीने का आप ले सकते हैं, 24 महीने का ले सकते हैं। डिस्काउंट मिलेगा आपको, ठीक है, 10% का, और मुझे मिलेगा आप लोगों का सपोर्ट, जिस सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपके लिए जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट लेकर आता रहूं तो मेक श्योर कि आप मुझे सपोर्ट करें। आप या आपका साथी कोई भी अगर सब्सक्राइब करना चाहता है अनअकैडमी के किसी भी कोर्स को तो मेक श्योर आप कोड इस्तेमाल करें मेरा चौहान_सर_हिस्ट्री। उसके अलावा अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो अनअकैडमी लेकर आया लोन फॉर यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के लिए लोन की जो है वो एक पूरा प्रोसेस है, जिसमें ₹0 की प्रोसेसिंग फीस है। कोई इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा, यानी आपको जो है वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको ब्याज भी ऊपर से देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। 2 घंटे के अंदर अप्रूवल हो जाएगा, कोई हिडन चार्जेस नहीं, बहुत ही ज्यादा मिनिमल पेपर वर्क है और फ्लेक्सिबल टेन्योर है। आप अपने हिसाब से जो है वो पेमेंट कर सकते हैं, मतलब काफी आपको रीजनेबल लगेगा, राइट। सो यू कैन चेक दैट आउट। पूरे प्रोसीजर को चेक करने के लिए इस लिंक पर जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, लिंक से एक्सेस कीजिए। और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है अनअकैडमी द्वारा, अगर आप एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। और अगर आप प्लस प्लान को सब्सक्राइब करते हैं या आइकॉनिक को, सो इंडिया के बेस्ट टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिलता है, राइट। उनसे लाइव इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है लाइव इंटरेक्शन क्लास में। और आइकॉनिक प्लान अगर आप लेते हैं तो ये जो बेस्ट टीचर है इंडिया के आपको पर्सनली मेंटर करेंगे यूपीएससी सीएससी क्रैक करने के लिए, ठीक है।
उसके अलावा राइज, वर्ल्ड अफेयर्स और अनअकैडमी पाथफाइंडर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। एनरोल करने के लिए कोड यूज करें चौहान_सर_हिस्ट्री। उसके अलावा अगर स्कॉलरशिप टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है, अनअकैडमी का कॉम्बैट जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है, चौहान_सर_हिस्ट्री कोड यूज करेंगे आप तो आप एनरोल कर सकेंगे। टॉप 500 रैंकर्स को स्कॉलरशिप मिलती है और टॉप 3 रैंकर्स के लिए यूपीएससी सीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री है, राइट, 1 साल के लिए। उसके अलावा एनसीईआरटी के बैचेस, 1 साल के बैचेस, 2 साल के बैचेस, ये सारे बैचेस जो है वो अवेलेबल है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, उस एप्लीकेशन पे आपको फर्दर पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप किसी भी कोर्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं सो मेक श्योर आप मेरा कोड इस्तेमाल करें चौहान_सर_हिस्ट्री। आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट और मुझे मिलेगा आप लोगों का सपोर्ट, ठीक है। सो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सो पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मॉडर्न आर्किटेक्ट, देखिए अभी यहां पर ना बच्चे आप कहेंगे कि बहुत सारी चीजें सर आपने छोड़ दी। देखिए अभी केवल आर्किटेक्चर वाला पार्ट है, ठीक है। जो चीजें छूट रही है ना वो कवर हो जाएंगी, क्योंकि स्कल्पचर जो है वो छूट रहे हैं, पेंटिंग्स वगैरह जो है वो कवर नहीं होंगी, उनको मैं इवेंचुअली कवर कर दूंगा। वो अलग चैप्टर है, इंडियन पेंटिंग्स पे एक अलग चैप्टर आएगा। अभी केवल हम इंडियन आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं। इंडियन आर्किटेक्चर में हमने आईवीसी का आर्किटेक्चर तो मैंने आपको पहले ही सेशंस में करा दिया, एंशिएंट हिस्ट्री की पूरी सीरीज में, क्योंकि मैंने आपको कहा ही था आईवीसी में तो है ही केवल क्या पढ़ने का, आर्किटेक्चर, राइट, मतलब आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस पढ़ने का है वहां पर तो। और दूसरा हमने मॉडर्न आर्किटेक्चर को पिछले टॉपिक में कवर किया है, जिसमें मैंने आपको पिलर आर्किटेक्चर से लेकर स्तूप से लेकर केव्स आर्किटेक्चर तक वो सब कवर करवाए। आज हमें पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर पढ़ना है। सो मौर्य के जाने के बाद और गुप्ताज के आने से पहले इंडियन पॉलिटिक्स में या इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कौन कौन सी शक्तियां एक्टिव हुई, ठीक है। सो आप लोगों को पता है मौर्यन एम्पायर इस तरह जो है वो पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर फैला हुआ था, है ना, ठीक है। मौर्यन एम्पायर पूरे इस तरफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऑलमोस्ट पूरे भाग पर कवर था मौर्यन एम्पायर का। अशोक के जाने के बाद अशोक के सक्सेसर्स ने ईस्ट, वेस्ट और ईस्ट में जो है वो मौर्यन एम्पायर को बांट लिया। और जो वेस्ट वाला रीजन है, सॉरी ईस्ट वाला जो रीजन है, यहां पर डेवलप होते हैं शुंग, ठीक है। कान्हा व शुंग मतलब इवेंचुअली गुप्तास डेवलप होंगे, ठीक है। यानी कि एक पाटलिपुत्र यानी कि जो मगध वाला रीजन है वहां पर एक पावर डेवलप होगी। दूसरी दूसरी सेट ऑफ शक्ति कहां से डेवलप होगी, साउथ इंडिया में नर्मदा के नीचे, ठीक है। और तीसरी सेट ऑफ शक्ति जो है वो कौन आएंगे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से इन्वेडर्स, जो मैंने आपको बताए हैं। इंडो ग्रीक्स आएंगे, फिर साक्सिथियंस आएंगे, ठीक है, फिर उनके बाद पार्थियंस आएंगे और फिर कुषाण आएंगे, राइट। और फिर अल्टीमेटली गुप्तास जो है वो, और समझ रहे पैरेलल में क्या हो रहा है यहां पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, ये सारे मतलब इन्वेडर्स एंटर कर रहे हैं, ठीक है। नर्मदा के नीचे डेक्कन वाले रीजन में सतवाहन और मतलब सदर्न मोस्ट रीजन में चेर, पांड्या और चोल डेवलप होंगे, ठीक है। संगम एज, नीचे संगम एज डेवलप हो रहा है। और मगध वाले रीजन में शुंग वगैरह और कणव वगैरह और इवेंचुअली जो है वो गुप्त डेवलप होंगे। और जब गुप्ताज यहां से डेवलप करना शुरू करेंगे तो फिर वो एक एक करके, मतलब अब मैंने आपको बताया ही है चंद्रगुप्त सेकंड और समुद्रगुप्त ने किस तरह जो है वो इवेंचुअली पूरे के पूरे इंडियन, लगभग मतलब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट तो कवर किया ही, और साउथ ईस्टर्न वाला जो रीजन है उसको अपना ट्रिब्यूटरी बनाया। तो हमने ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट कवर कर ली है पोस्ट मौर्य की, है ना। सो आई होप आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में कोई समस्याएं नहीं होंगी। लेकिन आज हमें इन्हीं पॉलिटिकल डेवलपमेंट में गुप्तों से पहले आर्किटेक्चरल क्या क्या डेवलपमेंट हुआ वो देखना है, राइट। कल्चर वाले पार्ट में आर्किटेक्चरल पढ़ना है हमने पोस्ट मौर्य पीरियड का। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, फ्रॉम द सेकेंड सेंचुरी बीसीई ऑनवर्ड्स। तो कहां से मान के चलिए, सेकेंड सेंचुरी बीसीई से सेकेंड सेंचुरी सीई तक मान लो, ठीक है, क्योंकि इसके बाद थर्ड सेंचुरी में गुप्त डेवलप होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये जो 400-500 ईयर्स का जो पीरियड है, इसके बीच क्या आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है वो आज हमें समझना है, राइट। Ruler established their control over vast Mauryan empire, Shung, Kanav, Kushan, Guptas in the north part of the north parts of the central India, the Satavahan, Ikshvaku, Abhira, Vaktaka in southern part, right? So Mauryans के जाने के बाद कौन कौन शक्ति में आए, शुंग, काणव, गुप्ता मगध वाले रीजन में, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न वाले रीजन में कौन आए, नॉर्थ वेस्टर्न वाले रीजन में पहले इंडो ग्रीक्स, ठीक है। इंडो ग्रीक्स के बाद फिर साक, साक के बाद
कुषाण, और मतलब शाक के बाद पार्थियंस और फिर कुषाण कह लीजिए, ठीक है। और सदन वाले पार्ट में सतवाहन डेवलप हुए, ठीक है, इक्ष्वाकु डेवलप हुए, आंध्र जिनको कहा जाता है, राइट, सतवाहन भी आंध्र से ही डेवलप हुए हैं। और फिर तीसरे जो है वो वक्टके डेवलप हुए, राइट, फिर बाद में चालुक्य और राष्ट्रकूट, लेकिन और बिल्कुल सदर्न मोस्ट टिप में संगम एरा, सो चोल, पांड्या, चेरा वहां डेवलप हुए, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य शक्तियां जो है वो हमें इस पीरियड की नजर आती है, पोस्ट मौर्य पीरियड की, ठीक है। उसके अलावा छोटे छोटे तो और बहुत सारे हैं, लेकिन ये मुख्य शक्तियां हैं ना, जैसे मल्लव है, माल मतलब उज्जैनवी के मल्लव होंगे, उसके अलावा इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी शक्तियां भी हैं, ठीक है। लेकिन दीज आर द मेजर पावर्स। मैप में दिखाता हूं आपको मैं, देखिए शुंग जो है वो रिप्लेस करेगा पाटलिपुत्रा में गुप्त मौर्यंस को, और शुंग जो है वो ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा कहां तक, स्थानेश्वर वाले रीजन तक, ठीक है, मथुरा, और दक्षिण में कंट्रोल करने की कोशिश करेगा इस पूरे रीजन को, राइट। उसके अलावा देखिए ग्रेको बैक्टीरियन किंगडम्स जो है वो यहां पर एक्टिव हैं, वो इंडिया में एंटर करेंगी। दीज आर द रेमनेंट्स ऑफ अलेक्जेंडर, और ये इंडिया में एंटर करेंगी फिर इंडो ग्रीक्स के रूप में, देखिएगा ये आ गए इंडो ग्रीक्स। तो मैंने आपको बताया ही है ना, देखिए ये मॉरियंस थे, है ना, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट है इस तरह मान लीजिए, और इधर जो है वो ग्रेको बैक्टीरियन है, ठीक है। ग्रेको बैक्टीरियन ही इंडो ग्रीक्स है। इंडो ग्रीक्स के ऊपर कौन है, साक, साक के ऊपर कौन है, यूशी, है ना, यानी कि कुषाण है, और इधर वाले रीजन से आएंगे पार्थियंस। तो इंडो ग्रीक जैसे ही एंटर करेंगे, इंडो ग्रीक की जगह ले लेंगे साक, पावर वैक्यूम बन जाएगा ना। देखिए मॉरियंस के वेस्टर्न वाले रीजन से जाते ही पावर वैक्यूम बना, उसको फिल किया इंडो ग्रीक्स ने। इंडो ग्रीक्स के जाते ही बैक्टीरिया वाले रीजन में पावर वैक्यूम बना, उसको फिल किया साक ने, ठीक है। और जो काश्मीर वाले रीजन है वहां से वहां पावर वैक्यूम बना, उसको फिल किया यूशी, क्लैंस, कुषाण ने। तो ये पावर वैक्यूम है और फिल करते गए, और इवेंचुअली सारे इंडिया में ऐड होते गए, ठीक है। सो इंडो ग्रीक्स, देखिए मैंने आपको बताया था ना इंडो ग्रीक्स का डेवलपमेंट कैसे एंटर किया इंडो ग्रीक्स ने, दो रास्ते। एक तो देखिए ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से बताता हूं, इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम, ये हिमालय, ये हिंदू कुश, तो एक तो सिंध नदी का ड्रेनेज सिस्टम, और दूसरा गंगा यमुना का, ठीक है, ये विंध्या वाली रेंज, यहाँ गुजरात आ गया। तो कोई भी अगर एंटर कर रहा है तो एक तो सिंध वाले रीजन से एंटर करेगा और एक गंगा यमुना वाले रीजन में, ठीक है। सिंध वाले रीजन से गुजरात को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो इतना रीजन जो है वो आप देख रहे हैं, देखिए इतना रीजन जो है वो कंट्रोल में आया किसके, इंडो ग्रीक्स के, मतलब यहां उनकी स्ट्रांग होल्ड है। और फिर इधर फर्दर आगे उन्होंने पेनिट्रेट किया कहां तक, शुंगों से बैटल की ना इंडो ग्रीक्स ने। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री तो मैंने आपको करा दी है, राइट। इंडो ग्रीक्स के अलावा इंडो सीथियंस आए। जब इंडो ग्रीक्स जो है वो वेस्टर्न सत्रप एस्टेब्लिश कर चुके थे यहां पर, इंडो ग्रीक्स को रिप्लेस किया किसने, इंडो सीथियंस को। और फिर इंडो सीथियंस के ऊपर कौन बैठे हैं, यूशी किंगडम, यानी कौन है ये, कुषाण है, ठीक है। इंडो सिंथियंस के बाद देखिए जो पहलवा है, मतलब इस रीजन से जो है वो पार्थियंस भी एंटर कर रहे हैं, इंडो पार्थियंस भी, ठीक है। साकों को और मथुरा वाले साक और इंडो सिंथियंस को जो है वो आगे प्रेशराइज करेंगे ये। फिर उसके बाद कुषाण एंटर करेंगे, ठीक है। कुषाण जो है वो आपका देख रहे हैं आप, ये दो रिवर सिस्टम है ना, एक तो गंगा वाला रिवर सिस्टम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और एक सिंध वाले रिवर सिस्टम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और इस रीजन से ही एंटर किया है इन्होंने, ठीक है। और देखिए ये इंडो सीथियन साक, उसके अलावा मगध, सतवाहन नीचे एक्टिव है, इंडो ग्रीक्स एक्टिव, मथुरा के सतवाहन, सॉरी नॉट सतवाहन, लेकिन मथुरा वाले रीजन से साक जो है, ठीक है। तो ये जो है वो शक्तियां, पॉलिटिकल शक्तियां थी आफ्टर मॉरियंस, आप लोगों को पता है, ये मैंने पहले टॉपिक करा दिया, राइट। सो आई डोंट थिंक इस डिटेल में जाने की हमें जरूरत है ना। Incidentally, the period of the 2nd century BCE also marked the rise of main Brahmanical sects such as Vaishnavas and Shaivas. एक और काम हुआ 2nd century BCE, after the fall of Mauryan Empire, ठीक है, दशरथा जैनिज्म को पैट्रोनाइज करके बैठा था। उसके बाद जितने भी मौर्य शासक, शुंग की बात करते हैं ना, शुंग शक्ति में आया ब्राह्मणिज्म को लेकर, और ब्राह्मणिज्म के दो सेक्ट शैविज्म और वैष्णविज्म जो है वो 2nd सेंचुरी बीसीई के बाद डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमें टेम्पल्स डेवलप होते नजर आ जाते हैं, किसके, शैवाइट्स के और वैष्णवाइट के, यानी शिव और विष्णु के टेम्पल्स डेवलप होते हुए नजर आते हैं 2nd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी सीई तक के लगा लो, ठीक है, इन 500 सालों के।
देर आर न्यूमरस साइट्स डेटिंग बैक टू 2nd सेंचुरी बीसी इन इंडिया। सो देखते हैं कौन कौन से हैं ये अर्ली टेम्पल्स जिनको हम रख सकते हैं 2nd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी, यानी गुप्तों से पहले के टेम्पल्स हैं ये। गुप्तों के टाइम के टेम्पल्स तो हम गुप्ता आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे ही, लेकिन ये गुप्तों से पहले के टेम्पल्स हैं। देखिएगा, वाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ, अब देखिए मौर्य पीरियड में क्या क्या आर्किटेक्चर बन रहा था। ठीक है, हमने मौर्य पीरियड में पिलर देखे, और दूसरी चीज देखी मौर्य टाइम में स्तूप बनते हुए, और तीसरा जो है वो हमने केव आर्किटेक्चर देखा। ठीक है, 3 तरह के आर्किटेक्चर देखे, और उनका पैलेस के रेमेनेंट्स बचे हैं जो 80 पिलर्ड हॉल जो है वो अलग है, लेकिन अगेन दैट वाज आल्सो पिलर्ड, सो वो पिलर आर्किटेक्चर का हिस्सा ही हो गया। तो स्तूप जो है वो डेवलप हो रहे थे पहले भी। स्तूप तो आप ये लगा के चलिए कि वैदिक पीरियड से ही और उससे पहले से ही स्तूप डेवलप हो रहे हैं। तो स्तूप बनना तो कंटिन्यू रहा। कंटिन्यूड ब्राह्मणिकल टेम्पल्स एंड इमेजेस ऑफ गॉड्स आल्सो स्टार्टेड गेटिंग कंस्ट्रक्टेड। लेकिन स्तूपों के अलावा ब्राह्मणिकल टेम्पल डेवलप होने शुरू हुए पोस्ट मौर्य पीरियड में, और मूर्तियां जो कि पहले भी बन रही थी, लेकिन अब मंदिरों के अंदर मूर्तियां रखी जाने लगी हिंदू गॉड्स की, यानी और प्रीडोमिनेटली शैविक और वैष्णविक रूपों की, राइट। ऑफन टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद इमेजेस ऑफ गॉड्स, मिथ्स मेंशन्ड इन पुराण। अब देखिए, पोस्ट मौर्य पीरियड से ही पुराणों का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, और पुराणों में लिखी हुई जो मिथ्याएं हैं, है ना, पुराणों में लिखी हुई जो शिव और विष्णु की कहानियां हैं, उनको, या शिव और विष्णु के, खासतौर पर विष्णु के अवतारों की जो कहानियां हैं, वो हमें इन दीवारों पर मूर्तियों के रूप में, मतलब इन मंदिरों की दीवारों पर मूर्तियों के रूप में दिखना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, विष्णु के अलग अलग रूपों की मूर्तियां हमें, अवतारों की इनकारनेशंस की मूर्तियां हमें दिखनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और उसमें नैरेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन का नैरेटिव जो है वो दिखना शुरू हो जाता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ईच टेम्पल हैड अ प्रिंसिपल इमेज ऑफ गॉड। हर एक टेम्पल में एक प्रिंसिपल इमेज थी। दैट मीन्स उस टेम्पल को आप मतलब स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये वैष्णविक टेम्पल है, ये शैविक है, राइट। इस तरह शिव और विष्णु की मूर्ति के हिसाब से। द श्राइन्स ऑफ टेम्पल्स वर ऑफ 3 काइंड्स। 3 तरह के टेम्पल्स है। सबसे पहले संधारा टाइप। संधारा टाइप क्या है, जिसमें क्या बोलते हैं इसको, प्रदक्षिण पथा नहीं है। ठीक है, संधारा टाइप क्या होता है कि जिसमें मंदिर है, सैंक्टम है, ठीक है, ऊपर डॉम्ब है या नहीं वो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मंदिर के आसपास जो घूमने की जगह होती है ना, आपने कई बार देखा होगा मंदिर का चक्कर लगाते हैं लोग। ठीक है, मंदिर के आसपास इस तरह पिलर होते हैं, ठीक है, और पिलर के बीच में जो है वो चक्कर लगाने की जगह होती है। तो उस तरह का प्रदक्षिण पथ जो है वो नहीं देखने को मिलता है हमें। अब कई जगहों पर आपको देखने को मिलेगा कि संधार टाइप में प्रदक्षिण पथ है और निरंधार टाइप में प्रदक्षिण पथ नहीं है, लेकिन वो गलत है। एनसीईआरटी में लिखा है कि संधार टाइप में प्रदक्षिण पथ नहीं है और निराधार टाइप में जो है वो प्रदक्षिण पथ है। तो हम एनसीईआरटी की बात मानेंगे जब तक एनसीईआरटी ठीक नहीं कर देती उस पॉइंट को। ठीक है, वैसे ये एक्चुअली में भी पॉइंट ठीक है। उसके अलावा तीसरा होता है सर्वतोभद्र, विच कैन बी एक्सेस फ्रॉम ऑल। सो दैट मीन्स एक मंदिर ऐसे है, ठीक है, मंदिर है और मंदिर के नीचे ऐसे सीधा सीढ़ियां हैं, राइट, और उसके आसपास जो है वो चलने की जगह नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स वो है कौन सा है, संधार टाइप है, उसमें प्रदक्षिण पथ नहीं है, उसका ऐसे दरवाजा होगा और अंदर जो है वो मूर्ति रखी होगी। ठीक है, आस पड़ोस में ये पथ नहीं होगा। दूसरा टाइप ऑफ मंदिर क्या है, उसके ऐसे प्रॉपर उस पर प्लेटफॉर्म होगा, हो सकता है कि पिलर्स भी हों, ठीक है, बीच में जो है वो मंदिर होगा, इस तरह मंदिर का दरवाजा होगा, अंदर मूर्ति होगी, और इस तरह जो है वो मतलब एक चक्कर लगाने की जो है वो जगह होगी, राइट। प्रदक्षिण जो है वो पथ होगा, उसको कहा जाएगा निराधार टाइप। और तीसरे हैं सर्वतोभद्र टाइप। कौन सा है, जिसमें मंदिर में चारों साइड जो है वो दरवाजा होगा और चारों साइड से आप मंदिर में एंटर कर सकते हैं। तीसरी ये टाइप है। ठीक है, तो ये तीनों टाइप ऑफ टेम्पल हैं। इस पर सवाल बन सकता है प्री में बहुत। ये अर्ली है, समझ रहे हैं, ये गुप्त से पहले के बिल्कुल अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ टेम्पल्स हैं। सो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ 3 तरह के टेम्पल्स है, संधार टाइप, निराधार टाइप और सर्वतोभद्र टाइप। जिसमें संधार टाइप में क्या है, प्रदक्षिण पथ नहीं है, निराधार टाइप में प्रदक्षिण पथ है, और
सर्वोत्थभद्र क्या बोलते हैं, सर्वतोभद्र जो टाइप है टेंपल का, उसमें चारों डायरेक्शन से टेंपल में एंटर किया जा सकता है। ठीक है, अब ये तो आगे टाइप ऑफ टेंपल। अब इस तरह के टेंपल हमें कहां कहां देखने को मिले हैं? सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टेंपल साइट इन दिस पीरियड कौन कौन सी है? देवगढ़ इन उत्तर प्रदेश, सबसे पहला तो ये है, देखिए देवगढ़ का मंदिर। ठीक है, देवगढ़ इन उत्तर प्रदेश जो है वो इस तरह के मतलब अर्लीस्ट मंदिरों में से एक है, जिसमें आपको ये दरवाजा नजर आ रहा है और इसके अंदर जो है वो मूर्ति है। और ये देखिए प्रदक्षिणा करने के लिए मतलब चक्र लगाने के लिए यहाँ पर जगह मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पर देखें आप रिलीफ मतलब मूर्तियां जो हैं वो मतलब बननी शुरू हो गई हैं इधर। विष्णु के, ये विष्णु जो हैं वो लेटे हुए आपको दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो विष्णु, इधर देखिए देवी देवता साइड में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यहां से जो है वो पुराणों की स्टोरीज मंदिरों पर डलनी शुरू हो गई है। ठीक है, दूसरा है ईरान मंदिर। ईरान का है, मध्य प्रदेश में। ये है देखिए ईरान, ये विष्णु की मूर्ति है, ये मंडप है सामने। ठीक है, और यहां पर एक पिलर भी मौजूद है। तो ये एक तरह का टेंपल कॉम्प्लेक्स है ईरान का, जिसमें कुछ राजाओं के इंस्क्रिप्शंस भी देखने को मिलते हैं। उन इंस्क्रिप्शंस की जब हम बात करेंगे तब मेंशन कर लेंगे उसे, लेकिन वैसे मैंने पिछले टॉपिक में बताया भी था। ठीक है, या स्पेशल क्लास में बताया था, मुझे कमेंट में बताइए कि ईरान में किस शासक के इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले हैं, गुप्त शासक के। ठीक है, सो ये ईरान का मंदिर है। उसके अलावा नेक्स्ट है नाचना कुठार राजस्थान। सो नाचना कुठार राजस्थान में भी देखिए इसी तरीके का दरवाजा। राइट, इन दरवाजों में बहुत हल्की हल्की नक्काशी, देखिए बहुत डिटेल्ड नहीं है, और आपको मंदिर की दीवारों में इतनी डिटेल्ड नक्काशी नहीं दिख रही है अभी। मतलब नक्काशी कहने का मतलब कि स्कल्पचर्स, देवी देवता, क्योंकि बाद में गुप्ता टाइम और गुप्त के बाद के टाइम के जो हमें मंदिर नजर आएंगे ना, उसमें बहुत हाईली डिटेल्ड मूर्तियां जो है वो दीवारों में बनी हुई नजर आएंगी। इसमें आप देख लीजिए केवल ब्लॉक्स जो हैं वो रख दिए गए पत्थर के, और बहुत कम जो है वो हमें स्कल्पटिंग नजर आ रही है, केवल दरवाजे पर ही, और बहुत छोटी मोटी स्कल्पटिंग, और आस पड़ोस में थोड़ी बहुत जो है वो मूर्तियां रखी हुई आपको नजर आ जाएंगी। इस इमेज में मेंशन नहीं है, लेकिन विष्णु की मूर्तियां जो हैं वो साइड में यहां पर रखी गई हैं। दिस इज इमेज फ्रॉम राजस्थान। ठीक है, और चौथा उदयगिरी। उदयगिरी नियर विदिशा मध्य प्रदेश, या इसमें तो एक पूरी एलोबरेटिव आप देखने को मिलेगा आपको कि विष्णु का अवतार है। ठीक है, और इस, मुझे बताइए विष्णु कौन सा अवतार है कमेंट में। इस विष्णु के अवतार ने पृथ्वी को मुंह में पकड़ा हुआ है, और नीचे जो है वो शेषनाग के साथ विष्णु, और पीछे गुप्त शासक समुद्रगुप्त भी बैठे हैं। सॉरी, नॉट समुद्रगुप्त, लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड भी बैठे हैं, और देवी देवता जो है वो इस पूरे नज़ारे को देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, विष्णु के इस अवतार का नाम आप मुझे तुरंत कमेंट में बताएंगे कि क्या कहते हैं इस अवतार को। राइट, जल्दी बताइए। सो ये मंदिर जो है वो क्या है? द अर्लीस्ट ऑफ द एग्जाम्पल। तो उत्तर प्रदेश में देवगढ़ उत्तर प्रदेश, ईरान मध्य प्रदेश, उसके अलावा नाचना कुठार राजस्थान, उदयगिरी मध्य प्रदेश, ये एग्जाम्पल्स हैं अर्लीस्ट टेम्पल्स के। ठीक है, दीज टेम्पल्स आर सिंपल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ वरांडा, अ हॉल एंड अ श्राइन एट द रियर। ठीक है, तो सामने आपको कुछ नहीं दिखेगा, ऐसे सामने एक वरांदा नजर आएगा, और इधर जो है वो ऐसे एक श्राइन नजर आएगी। ठीक है, सामने वरांदा है, हो सकता है पिलर्ड हो, मंडप हो, क्योंकि जैसे हमने देखा ना ईरान वाले में मंडप है। राइट, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसी समय की बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स की। और बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स साउथ इंडिया के देखते हैं पहले तो, है ना। साउथ इंडिया के इस समय के बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स कहां हैं? तो इस समय साउथ इंडिया में कौन सी शक्ति कौन सी मतलब प्रेवलेंट है? सतवाहन, है ना। सतवाहन जो है वो मौर्य के बाद प्रेवलेंट हो गया, और सतवाहन कहां से निकले हैं? आंध्र वाले रीजन से। सो हमें आंध्र वाले रीजन में डेवलप होती हुई नजर आएंगे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट, स्तूप और केव्स के रूप में। ठीक है, वेंगी in Andhra Pradesh has many stoop sites like Jagyapeta, Amravati, Bhattiprolu, नागार्जुनाकोंडा, गोली एटसेट्रा। ठीक है, ये देखिए, तो यहां पर ये आपको सब नजर आ जाएगा। देखिए जग्यापति, अमरावती, राइट, उसके अलावा और कौन कौन से हैं यहां पर? नागार्जुनाकोंडा भी नजर आ जाएगा आपको कहीं ना कहीं। ये रहा नागार्जुनाकोंडा, देखिए ये नागार्जुनाकोंडा है। ठीक है, अमरावती है यहां पर। तो कहने का मतलब ये सारी बुद्धिस्ट श्राइन है, बेसिकली ये सारे ना बुद्धिस्ट श्राइन है। कुछ इसमें से स्तूप है, कुछ इसमें से केव आर्किटेक्चर है। ठीक है,
अमरावती हैज महाचैत्य एंड हैड मेनी स्कल्पचर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोस्ट मौर्य पीरियड का, सतवाहन के समय का एक महाचैत्य हमें कहाँ देखने को मिलता है? अमरावती में। अमरावती कहाँ है? ये है आपका अमरावती, राइट। महाचैत्य कहाँ है? ये है वो अमरावती का स्तूप है, और स्तूप के आसपास चैत्य है, और इस स्तूप को देखिए रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है, बुद्ध बीच में बनाया गया, लेकिन दिस वाज अ मतलब एक रिकंस्ट्रक्शन है, एक पैनल मिला है, एक पैनल मिला है, वो टूटा हुआ था पैनल, उसको जो है वो प्लास्टर पर उतारा गया, किसी म्यूजियम में रखा हुआ है, राइट। दिस वाज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दैट स्तूप। देखिए स्तूप वहां पर मौजूद था अमरावती में, और इसको आप सांची के स्तूप से जो है वो कंपेयर कर सकते हैं, है ना। अमरावती का स्तूप जो है वो सांची के स्तूप से कंपेयर हो जाता है। दिस वाज द रेमिनेंट्स ऑफ अमरावती का स्तूप। अमरावती के स्तूप में देख रहे हैं आप, ये इसकी जो मतलब फेंसिंग है, वेदिका वगैरह जो है वो, उसके छोटे छोटे पिलर बचे हुए हैं, और स्तूप जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, ठीक है। और ये है हमारा सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप और अमरावती का स्तूप आप देख रहे हैं, कंपेरेबल हमें थोड़ा सा नजर आ रहा है। और स्तूप में देखिए क्या क्या होता है, ये जो पिलर्स हैं इस तरह, जो फाइनल बाहर की जो फेंस है, इसको कहा जाता है वेदिका, ठीक है। वेदिका और जो ये बीच वाला ये जो स्तूप है, इसको कहा जाता है अंड, और वेदिका और इस अंड के बीच में जो फेंसिंग है, इसके इस रीजन को कहा जाता है मेढी, ठीक है। सो दिस इज, एक सेकेंड, दिस इज मेधी, या इस इमेज में देखें तो ये यहां पर जो है वो मेधी है, राइट। उसके बाद ऊपर आपको हर्मिका नजर आएगी, और सबसे ऊपर जो है वो छतरी या कलश रखा हुआ, कई जगह पर कलश रखा है, कई जगह पर छतरी रखी है, ठीक है। यह है प्रदक्षिणा, ठीक है। यहां पर जगह होती है इधर, इस रीजन में, इसके यहां पर अंदर चलने को जो है वो प्रदक्षिणा होगी, और यहां पर ये नीचे जो है वो इधर भी चलने को क्या है? पथ। मेधी और वेदिका के बीच में पथ है। तो ये आपको मैप जो है वो डिटेल में समझना है। अगर जीएस वन में मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जीएस वन में हमें डायग्राम बनाकर भी सीखना पड़ता है, वहां पर जो है वो सवाल बन जाता है, लेकिन ये एग्जैक्ट जो है वो पिक्चर पूछी जा सकती है यूपीएससी द्वारा, और वो पूछ लेंगे कि व्हाट इज व्हाट। और ये जो सामने आपको दरवाजे नजर आ रहे हैं, ठीक है, इनको कहा जाता है तोरण, ठीक है, दिस इज तोरण। सो तोरण आपको यहां पर भी नजर आ रहा है, देखिए ये जो है वो तोरण है इधर, राइट। और ये वेदिका है, ठीक है, ये अंड है, और ये क्या है इसके ऊपर? हर्मिका, और ऊपर जो है वो छतरी रखी हुई है, ठीक है। सो सांची स्तूप के बारे में मैंने आपको बताया था ना, जो स्तूप है, जो अंड है, उसके अंदर जो है वो कहीं अशोक ने बनाया हुआ है, और उसके ऊपर अशोक ने ब्रिक्स का बनाया था, फिर उसके ऊपर पत्थर का बनाया गया, ठीक है। तो खैर सांची स्तूप को जब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर इन सारी डिटेल्स को जो है वो अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी ये कौन सा है? अमरावती का स्तूप है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, लाइक द सांची स्तूप, अमरावती स्तूप ऑल्सो हैज प्रदक्षिण पथ enclosed within a vedika on which many narrative sculptures are depicted, ठीक है। तो सांची स्तूप और अमरावती के स्तूप को कंपेयर किया जा सकता है, राइट। जिस तरह सांची स्तूप में भी वेदिका है, वेदिका के अंदर जो है वो एक प्रदक्षिण पथ है, उसी तरह प्रदक्षिण पथ मतलब चक्र लगाने के लिए पथ है, उसी तरह अमरावती के स्तूप में भी वेदिका के अंदर जो है वो चक्र लगाने के लिए पथ है। लेकिन देखो ये है ना वेदिका, और ये है वो चक्र लगाने के लिए पथ, राइट। लेकिन ये प्रेजेंट डे में ये वेदिका है, और ये चक्र लगाने के लिए पथ है, जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है ऑलमोस्ट। आगे देखते हैं, द डोमिकल स्तूप स्ट्रक्चर इज कवर्ड विद रिलीफ स्तूप sculptural slabs, which is a unique feature. The तोरण of the Amravati स्तूप has disappeared over a period of time. तोरण जो है वो उतार उतार कर ले जाए जा चुके हैं और टूट गए हैं वो, राइट। यहां देखिए, डोमिकल स्तूप स्ट्रक्चर इज कवर्ड विद रिलीफ स्तूप कल्पचर्स स्लैब्स। देखिए ये जो डोमिकल स्तूप है ना, इसके ऊपर इस तरह जो है वो रिलीफ्स बने हुए हैं। किसमें? मतलब ये रिकंस्ट्रक्ट किया गया है कि ऐसे बने होंगे किसी समय में, ठीक है। तो ये जो हमें मतलब रिलीफ्स देखने को मिल रहे हैं ना यहाँ से हमें, और इन रिलीफ से जो है वो हमें पता चलता है कि डोम के ऊपर रिलीफ बने, क्योंकि सांची स्तूप में आपको ऐसे रिलीफ जो है वो डोम के ऊपर नहीं नजर आते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अमरावती स्तूप एंड सांची स्तूप, ठीक है। इवेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड जातका स्टोरी आर डिपिक्टेड, और इसमें क्या, इन रिलीफ्स में क्या बताया गया है?
जातका स्टोरीज को, इन रिलीफ्स में जातका स्टोरीज को एक्सप्लेन किया गया है, बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड स्टोरीज को, राइट। कैसे पता चला हमें कि ये रिलीफ्स मौजूद हैं? क्योंकि इन रिलीफ्स के कुछ पैनल्स हमारे पास हैं, जैसे कि ये बुद्ध जो है वो हेवन में मतलब सरमन देते हुए दिख रहे हैं हमें, ठीक है। यहाँ पर मारा जो है, मारा कौन है? मारा जो है वो डेथ वगैरह का रिप्रेजेंटेटिव है। और ये बुद्ध को जो है वो देखिए, मैंने आपको बताया था ना, दो तरीके हैं बुद्ध को रिप्रेजेंट करने के, दो तरीके हैं। अर्लीस्ट फॉर्म में बुद्ध को रिप्रेजेंट किया जाता था सिंबल्स से, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता था, यानी उनके फुटप्रिंट से, बोधि ट्री से, उनके सिंहासन से, लोटस से, बुल से, इससे रिप्रेजेंट किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे फिर बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी इस तरह, ठीक है। सो जिस तरह सांची स्तूप में भी हमें दोनों फेजेस नजर आते हैं बुद्ध के रिप्रेजेंटेशन के, सिंबॉलिक एज वेल एज मूर्तियों से, वही हमें अमरावती में भी देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि यहां पर देखिए सिंबॉलिक है, बोधि ट्री है और उसके नीचे जो है वो क्या है? सिंहासन है, राइट। और मारा जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है बुद्ध को, और यहां पर बुद्ध जो है वो मूर्ति में दिख रहे हैं। उसके अलावा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जो है वो हमें रिलीफ से देखने को मिलती हैं इस तरह की, ठीक है। कहां पर, कहां से मिली हमें ये? अमरावती से, जिससे हमें पता चलता है कि जो स्तूप रहा होगा उस स्तूप में जो है वो रिलीफ स्ट्रक्चर रहे होंगे, जो कि यहां पर रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स पर, खास तौर पे जीएस वन में जब कराऊंगा तो ये स्टोरीज भी समझाऊंगा कि यहाँ क्या हो रहा है, जातका स्टोरीज हैं ये, ठीक है। Though in the Amravati Stoop there is evidence of construction activity in the 3rd century BCE, it was best developed in the 1st and 2nd century CE, ठीक है। अमरावती के बारे में क्या पता चलता है कि अमरावती वाला कंस्ट्रक्शन जो है वो कब हो चुका है? 3rd सेंचुरी BCE में, ठीक है। लेकिन डेवलप कब हुआ, अच्छे से कब बनाया गया? 1st और 2nd सेंचुरी CE। तो ये बेसिकली दो फेज रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने बोला ना दो फेज, सांची स्तूप में भी दो फेज देखने को मिलते हैं हमें। तो एक BCE वाला फेज है, ठीक है, जिसमें बुद्ध को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबॉलिकली, और एक AD यानी CE वाला फेज है जिसमें बुद्ध को रिप्रेजेंट किया जाता है मूर्तियों से, राइट। सो ये दोनों फेजेस हमें अमरावती में भी देखने को मिलते हैं, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, like Sanchi, the early phase is devoid of Buddha images, but during the later phase in the 2nd and 3rd century CE, the Buddha images are carved out on drum slabs and many other places, right? So ये मैंने आपको पॉइंट बताया ही। पहले फेज में बुद्धा की इमेजेस नहीं है, बुद्धा के सिंबॉलिक्स हैं, सिंबल्स हैं। सेकेंड फेज में बुद्ध की इमेजेस हैं, ठीक है। जब मैं आपको बुद्धिज्म समझाऊंगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा जो अर्लीस्ट बुद्धिज्म है, जो स्थविरवादिन्स हैं, राइट, जो स्थविरवादिन्स को फॉलो करते हुए जो हीनयानी हैं, वो बुद्ध की इमेजेस को नहीं पूजा करते, वो बुद्ध को पूजते हैं बुद्ध के सिंबल्स से, जैसे बोधि ट्री है, उनका सिंहासन है, उनका बुल है, धर्म चक्र है, इससे पूजा जाता है, ठीक है, या इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन महायानी बाद वाली में, ठीक है, यानी कि अगर आप AD में आ जाएंगे, उस समय जो बुद्धिज्म का डेवलपमेंट हुआ, या 4th काउंसिल के बाद आप देखेंगे, तो उसके बाद का जो आर्किटेक्चर है आपको देखने को मिलेगा कि बुद्ध की मूर्तियां, और खास तौर पे इंडो ग्रीक्स के संपर्क में आने के बाद जो है वो बुद्ध को रिप्रेजेंट किया गया मूर्तियों के रूप में। अब यहां कहेंगे सर आपने इंडो ग्रीक का आर्किटेक्चर क्यों नहीं कराया? देखिए, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है, वो मैं करवाऊंगा स्कल्प्टिंग आर्ट्स में, ठीक है। मूर्तियों वाला जो टॉपिक चलेगा ना हमारा, उसमें गंधार स्कूल ऑफ आर्ट अलग से करवाऊंगा, ठीक है। वहां पर ये फिर से आपको समझाऊंगा कि इन्वेजन हुए थे और वो लोग जो है वो इंडो ग्रीक जो स्कल्प्टिंग आर्ट है वो बुद्धिस्ट आर्ट के साथ जुड़ गई, और बुद्धिज्म में हमें मूर्तियां बननी शुरू होगी, जिसमें बुद्ध की मूर्तियों में हमें ग्रेको रोमन, बैक्ट्रियन, सेंट्रल एशियन एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। उसमें गंधार, मथुरा और अमरावती तीन स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप होते हुए नजर आएंगे ना हमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द इंटीरियर स्पेस इन द कंपोजिशन इज क्रिएटेड बाय डिफरेंट पोस्चर्स ऑफ द फिगर्स सच एज सेमी बैक प्रोफाइल, फ्रंटल, सेमी फ्रंटल साइड। सो देखिए, मूर्तियों के कैसे पोस्चर है, सामने से, साइड से, तो मूर्तियों के पोस्चर पर जो है वो GS1 लेवल का पॉइंट हो गया है, ठीक है। ये प्री में इतना डीप में जो है वो मूर्तियों के पोस्चर्स पर सवाल नहीं बनेगा अभी। द एनिमेटेड मूवमेंट इन द फिगर्स गेट्स रिड्यूस्ड इन स्कल्पचर्स ऑफ नागार्जुना कोंडा एंड गोली इन 3rd सेंचुरी CE। अब देखिए, यहां हमें राइज एंड फॉल ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट देखने को मिलता है। पहले बुद्धिस्ट
आर्किटेक्चर मतलब जो जो भी स्तूप हैं उसमें बुद्ध को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, चाहे सिंबॉलिकली और चाहे मूर्तियों में। फिर जो लेटर फेज ऑफ स्तूप हमें देखने को मिलेंगे नागार्जुन कोंडा या गोली के, वहां पर हमें इतने ज्यादा जो है वो एनिमेटेड मूवमेंट या हमें इस तरह की मूर्तियां जातक स्टोरीज जो हैं वो स्कल्प्ट्स के रूप में मतलब नहीं देखने को मिलेंगी, जैसे आप ये देख रहे हैं। ठीक है, नागार्जुना कोंडा का स्तूप है जहां पर हमें ज्यादा कुछ खास मूर्तियां देखने को नहीं मिली हैं, राइट। एक आधी मूर्ति जो है वो हमें देखने को मिलती है, उसके अलावा ज्यादा मूर्तियां देखने को नहीं मिली। यहां से पता चलता है फॉल ऑफ बुद्धिज्म का। ठीक है, इवन within the relatively low relief volume than in the Amravati sculptures, artists at Nagarjuna Konda and Goli managed to create the effect of posturing surfaces of the body which is suggestive in nature and look very integral। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट का मतलब ये है, यहां से ना हमें फैक्ट निकालने हैं। ठीक है, अमरावती में बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स हमें देखने को मिलते हैं, उसके अलावा नागार्जुन कोंडा में और गोली में। ये सब कहाँ है? आंध्र वाले रीजन में, जिसमें नागार्जुन कोंडा और गोली में जो है वो रिलेटिवली कम हमें बुद्धिस्ट कल्चर देखने को मिल रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है द फॉल ऑफ बुद्धिज्म के बारे में, राइट। क्योंकि ये लेटर पीरियड का है, ये 3rd सेंचुरी BC, 3rd सेंचुरी CE का है, ठीक है, लेटर पीरियड का है। उसके अलावा नेक्स्ट है गुंतापल या गुंतापले इज अ रॉक कट केव साइट नियर एलुरु। ठीक है, एलुरु आंध्र प्रदेश में गुंतापले नाम की एक रॉक कट केव साइट है। स्मॉल एप्साइडल इन सर्कुलर चैत्य हॉल्स हैव बीन एक्सकवेटेड बिलोंगिंग टू 2nd सेंचुरी CE। अब मैं आपको बता देता हूं एप्साइडल हॉल्स क्या होते हैं। तो आपने कभी अगर आप किसी चर्च वगैरह में अगर कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि चर्च में आप जैसे ये टॉप व्यू है ना, जैसे ही आप चर्च में एंटर करते हैं तो या आपने मूवीज में कहीं देखा होगा ऐसे, मतलब सामने जो है वो कुर्सियां लगी होती हैं और इधर जो है वो एक राउंड सा फिगर होता है जो कि जिसमें सामने क्राइस्ट की मूर्ति है। कई मंदिरों में भी होता है इस तरह का, नॉट जस्ट चर्च। हमें बुद्धिस्ट जो चैत्य हैं वो भी इसी तरह के देखने को मिले हैं, जिसमें गुंतापल एक बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट चैत्य है। ठीक है, अब गुंतापल जो है वो यहाँ पर मैप में आपको ये देखिए 9th नंबर पे ये रहा गुंतापल। ठीक है, आंध्र में है और ये है उसकी एंट्री। ठीक है, ये इसकी एंट्री, और इसके अंदर जब जाया जाएगा ना, अब तो इस पर गेट लग गया है, इसके अंदर जब जाया जाएगा तो अंदर जो है वो राउंड है ये इस तरह। ठीक है, अगर मैं फ्रंट व्यू ऐसे बनाकर दिखाऊं आपको, जब आप इसके अंदर जाएंगे ऐसे, मान लीजिए ये ऐसे है, जब आप अंदर जाएंगे तो एक बहुत बड़ा जो है वो आपको हॉल टाइप नजर आएगा और वो राउंडेड होगा इस तरह। आगे मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगा अजंता के केव्स में। ठीक है, और उसके बाहर इस तरह आपको देखिए छोटे छोटे स्तूप नजर आएंगे। एक सामने एक बड़ा स्तूप व्हाइट रंग का नजर आ रहा है और यहाँ छोटे छोटे स्तूप ये है नजर आ रहे हैं। ये कहां पर है? अगेन किधर है? ये गुंतापल, आंध्र प्रदेश, रिलेटेड टू पोस्ट मॉडर्न पीरियड बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज इन इंडिया प्रेजेंट डे में। कुछ हैं ये, फॉर एग्जांपल दिए मैंने आपको, जैसे कि थिक्से मोनेस्ट्री है लद्दाख में, उसके अलावा हेमिस मोनेस्ट्री भी लद्दाख में है, धनकड़ मोनेस्ट्री स्पीति में, ताबो मोनेस्ट्री स्पीति में, ठीक है, नामग्या मोनेस्ट्री धर्मशाला, उसके अलावा रूमतेक मोनेस्ट्री गंटोक, तवांग मोनेस्ट्री जो सबसे बड़ी है अरुणाचल प्रदेश की, राइट। सो ये सब हमने ऑलरेडी आगे पढ़ने हैं ना मोनेस्ट्री, ये तो फैक्ट्स हैं, फैक्चुअल नॉलेज है, इंडिया का विविध है ना, मिसलेनियस है इंडिया का। सो मिसलेनियस वाले पॉइंट्स में हम समझेंगे इन्हें, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं ये जो मैंने आपको कुछ एक पॉइंट्स बताए हैं ना, नागार्जुना, गोली, राइट, और उसके अलावा गुंतापिल, अमरावती, ये साइट्स आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, केव ट्रेडिशन इन वेस्टर्न इंडिया। ये तो आ गया साउथ ईस्टर्न इंडिया की केव ट्रेडिशंस। ये साउथ ईस्टर्न इंडिया में क्या हमें बुद्धिस्ट ट्रेडिशन देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि वेस्टर्न इंडिया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाले रीजन में हमें क्या जो है वो केव्स देखने को मिलती है। ठीक है, किसकी? पोस्ट मौर्य पीरियड की। सो पोस्ट मौर्य पीरियड में वेस्टर्न रीजन में या महाराष्ट्र वाले रीजन में कौन शक्तियां एक्टिव हैं? सतवाहन, सतवाहनों के बाद कदम्ब एक्टिव होंगे, कदम्ब के अलावा यहाँ पर वक्टके भी एक्टिव होंगे। ठीक है, और छोटी शक्तियां बहुत सारी होंगी, राइट। इन वेस्टर्न इंडिया मैनी बुद्धिस्ट केव्स डेटिंग बैक टू 2nd सेंचुरी BCE ऑनवर्ड्स हैव बीन एक्सकवेटेड। मेनली 3 आर्किटेक्चरल टाइप वर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, कौन कौन से? एप्साइडल वॉल्ट रूफ चैत्य हॉल्स, तो 3 तरह के हैं। सबसे पहला तो एप्साइडल वॉल्ट रूफ चैत्य हॉल है, जो कि अजंता
पीतल खोरा और बाहा में देखने को मिलते हैं। कहाँ है? ये देखिए, ये है अजंताई केव्स। कभी मौका मिलेगा तो अजंता जरूर घूमिएगा, और वैसे तो भारत दर्शन में आपको घुमाया जाएगा ही, ठीक है, लेकिन अजंता की केव्स जो है वो जरूर जाइएगा, बहुत बेहतरीन है। और एक दिन में आप मेरे ख्याल से पूरी कवर नहीं कर पाएंगे, सो 1 या 2 दिन इन्वेस्ट करके अजंता की केव्स को, अगर आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, सो मोस्ट डेफिनेटली अजंता की केव्स को जरूर देखिएगा, ठीक है। इन्हें कह रहा हूं मैं, ये है एप्साइडल रूम, देख रहे हैं आप, ये नीचे हॉल है और सामने ऐसे कर्व्ड है ये, ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है। ये जो कर्व्ड है इस तरह, इसको एप्साइडल चैत्य कहा जाता है, या एप्साइडल शेप कही जाती है कमरे की। और ये एक चैत्य है, चैत्य में जो है वो किस क्या मतलब क्या होता है, पूजा की जाती है। तो ये आपका अजंता केव का हिस्सा, और सामने जो है वो देखिए स्तूप के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया ही गया है। और दीवारों में आपको मुराल्स जो है वो देखने को मिलेंगी। जो पेंटिंग्स वाला पार्ट जब कराऊंगा तो इन्हीं मुराल्स को, इन्हीं पेंटिंग्स को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। ये है अगेन, दिस इज अगेन एन अपसाइडल, देख रहे हैं आपको नकाशी देखने को मिलेगी। ये अगेन अजंता का है, सामने स्तूप रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनफैक्ट यहाँ पर बुद्ध खुद बैठे हुए हैं इधर, ठीक है। ये है, देखिए, इसको कहते हैं अपसाइडल, मैं कह रहा हूं ना। आप केव में एंटर करते हैं और इस तरह जो है वो पिलर होते हैं, और पिलर के बीच में यहाँ पर मेन श्राइन होती है, इसको अपसाइडल शेप कही जाती है, राइट। और ये है केव्स कौन सी, ये तो अजंता थे, ठीक है, दीज वर अजंता। उसके अलावा ये है पीतल खोरा की केव्स। पीतल खोरा की जो केव्स हैं उसके अंदर भी इसी तरह एप्साइडल शेप में हमें चैत्य चैत्य जो है वो देखने को मिलते हैं। उसके अलावा चैत्यों के अलावा विहार भी हैं यहाँ, बुद्ध मॉन्क्स के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। अच्छा, और तीसरा जो है वो बाहा की है, ठीक है। ये आपकी पीतल खेरा खोरा क्या बोलते हैं इसको, पीतल खोरा की हो गई। और तीसरी जो है वो बाहा की है, ये चैत्य है बाहा का, और सामने आपको चैत्य के अंदर स्तूप नजर आ रहा है, राइट। सो ये सब कहाँ है, तो आपको मैं आगे मैप में दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये रहा मैप, इसमें देखिए अजंता तो ये रहा, ठीक है, ये है पीतल खोरा, और ये है आपकी बाहा की केव्स, ठीक है। बाकी केव्स भी आपको मैं दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पर है, राइट। लेकिन जब ऑप्शन लेवल पर जाएंगे तो इन मैप्स पर हमारा खास जो है वो ध्यान हो जाएगा, और GS1 के लिए भी ये मैप्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर केवल आपको नाम ध्यान रखना है, साइट्स ध्यान रखनी है। ये सारी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अजंता महाराष्ट्र में, एलोरा महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके अलावा पीतल खोरा भी महाराष्ट्र में, बाहा भी महाराष्ट्र में, बाझा भी पढ़ सकते हैं आप इसको, बाहा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाझा पढ़ लेते हैं, चलो बाझा, भाजा भी जो है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में ही है। एप्साइडल वॉल्ट रूफ पिलर्स पिलरलेस हॉल फाउंड एट थाना नदसूर। अब ये थाना नदसूर कहाँ है, थाना नदसूर बॉम्बे के साउथ ईस्ट में है ना। ये बॉम्बे है, मुंबई है, मुंबई के साउथ ईस्ट में है थाना नदसूर। यहां पर भी जो है वो क्या है, मौजूद है एक पिलरलेस, मतलब कार्व आउट किया गया, पिलर बनाए ही नहीं गए, पूरा जो है वो कार्व कर दिया गया है, राइट। इस तरह, कहाँ गया, एक सेकेंड, यहाँ पर इमेज होगी कहीं, ये है, देखिए, ये थाना नजदूर है, पिलर नहीं बनाए गए हैं, सीधा जो है वो आपको देखने को मिलेंगे इस तरह एप्साइडल चैत्य हैं ये सारे, राइट। उसके अलावा फ्लैट रूफ्ड क्वाड्रेंगुलर हॉल विद सर्कुलर चेंबर एट द बैक, कहां पर, कोंडीवाइट। क्वाड्रेंगुलर हॉल विद, क्वाड्रेंगुलर हॉल मतलब ऐसे इस तरह का, ठीक है। क्वाड्रेंगुलर हॉल है विद सर्कुलर चैम्बर, अंदर जो है वो इस तरह का चैम्बर जो है वो सर्कुलर होगा, उसके अंदर जो है वो स्तूप है, उसके यहां पर जो है वो दरवाजा होगा, राइट। ये कहां पर मिला है हमें, ये मिला है हमें कोंडीवाइट। कोंडीवाइट कहां है, मैं आपको बताता हूं। The front of the Chaitya hall is dominated by motif of a semicircular Chaitya arch with an open front which was wooden facade, and in some cases there is no dominating Chaitya arch window such as found in Kondivite से, ठीक है। सो कोंडीवाइट देखिए, ये है कोंडीवाइट के, और ये है वो आपको नजर आ रहा है गेट, और इसके अंदर जो है वो सर्कुलर है ये इस तरह, ठीक है, इसका चक्कर लगाया जा सकता है, और अंदर स्तूप है। और देखिए यहाँ पर जो है वो रिलीफ्स आपको देखने को मिल रहे हैं, दोनों साइड आपको रिलीफ देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये भी कोंडीवाइट का ही है, ये केव्स हैं, और केव के अंदर जो है वो क्या है, चैत्य हैं। किस तरह के चैत्य हैं, डोमिनेटेड बाय, फ्रंट ऑफ द चैत्य हॉल इज डोमिनेटेड बाय मोटिफ ऑफ सेमी सर्कुलर चैत्य आर्च। कुछ में जो है वो मोटिव्स हैं सेमी सर्कुलर चैत्य के, लेकिन कोंडीवाइट में देख रहे हैं आप मोटिव नहीं है ना, बाहर बाहर मोटिव नहीं है, और सेमी सर्कुलर भी नहीं है, ठीक है। कुछ में हमें बाहर
सेमी सर्कुलर आर्च में मोटिव्स डेवलप होते हुए, मतलब मोटिव्स बने हुए नजर आते हैं। मोटिव्स जो हैं वो हो सकते हैं जातक का स्टोरीज हो सकता है फ्लोरल डिजाइन हो सकता है एनिमल बने हो, मोस्टली हाथी घोड़ा और बुल बने होते हैं, ठीक है, बुद्ध की लाइफ को रिप्रेजेंट करते हुए। इन कार्ला द बिगेस्ट रॉक कट चैत्य हॉल वॉज एक्सकवेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कार्ला कहां पर है मैप में देखिए, दिस इज कार्ला, ठीक है, कार्ला केव्स ये रही। बिगेस्ट रॉक कट चैत्य हॉल जो है वो कार्ला केव्स में मिली है हमें, ठीक है। और ये वाली क्या बोलते हैं, एक सेकंड कहां गई, कोंडीवाइट कहाँ है, तो ये अंधेरी मुंबई में है, ठीक है, अंधेरी वाला जो रीजन है ना मुंबई में, कोंडीवाइट यहाँ पर है, ठीक है, मुंबई वाले रीजन में, अंधेरी में, ध्यान रखेंगे आप। कार्ला के बारे में बात करते हैं तो बिगेस्ट रॉक कट कहते हैं कार्ला में। कोल्डीवाइट वाले में क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, ये ऐसे राउंड सा आपको नजर आ रहा है ना, ठीक है, इसके अंदर जाने, ये स्तूप है, इसके अंदर जो है वो ये स्तूप रखा हुआ है, यहाँ पर बाहर बैठकर जो है वो मतलब पूजा अर्चना जो भी करते हैं मंक्स लोग वो करते हैं, और अंदर जो है वो परिक्रमा लगाने की जगह भी है, ठीक है, सर्कुलर चैम्बर है। ध्यान रखना है, ये कैरेक्टरिस्टिक पर सवाल बन जाता है ये कहां पर क्या है, राइट। और यहां पर कार्ला के बारे में क्या बोला है, बिगेस्ट रॉक कट चैत्य हॉल वाज एक्सकवेटेड, द केव कंसिस्ट ऑफ एन ओपन कोर्टयार्ड एंड एप्साइडल वॉल्ट रूफ चैत्य हॉल विद पिलर्स एंड अ स्तूप एट द बैक, राइट। तो देखिए बैक में स्तूप है, पिलर्ड हॉल है, और एप्साइडल जो है वो शेप है इसकी, ठीक है, इस तरह कर्व्ड शेप है, अंदर से ना कर्व्ड है, तो ये एस्पाइडल है, और सामने जो है वो बड़ा सा हॉल है ये, ठीक है। सो ये कहाँ पर मिला है हमें, कार्ला में। कार्ला कहाँ है ये देख लीजिए मैप में, यहाँ पर कार्ला आपको पुणे डिस्ट्रिक्ट में दिख जाएगा, ठीक है। बाहा जो है वो राजगीर डिस्ट्रिक्ट में है। इनफैक्ट जो ये मैंने आपको बताया था, कहाँ गया, एक सेकेंड विच वन, यस, थाना, थाना नदसूर भी जो है ना वो थाने में ना होकर राजगीर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पर है राजगीर में। तो जो अगर आप एमपीपीएससी के लिए तैयार कर रहे हैं तो ये पॉइंट्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन हमें तो जीएस 1 के लिए मैप्स भी तैयार करने हैं ना, जीएस 1 में बनाने के लिए मैप्स आने चाहिए, राइट। तो यहाँ पर है वो, राइट, कार्ला ये रहा, ठीक है, उसके अलावा बाहा ये रहा, बाझा ये रहा, उसके अलावा एलोरा, अजंता, ठीक है, पीतल खोरा, ये सब तो है ही, दिख ही रहे हैं आपको। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कौन से हैं। उसके अलावा कार्ला चैत्य हॉल इज डेकोरेटेड विद ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स, दे आर हैवी इन देयर एग्जीक्यूशन एंड मूव इन पिक्चर स्पेस, राइट। देखिए कार्ला के साथ आपको ध्यान रखना है कि बिगेस्ट रॉक कट चैत्य, और यहाँ पर एनिमल एज वेल एज ऊपर जो है वो आपको मतलब देख रहे हैं कार्विंग्स पेंटिंग्स वगैरह सब देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर रिलीफ्स भी देखने को मिलेंगे, आपको पेंटिंग्स भी देखने को मिलेंगे, एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमंस के, और मतलब बुद्धिज्म से रिलेटेड जो है वो कहानियां भी डिपिक्टेड आपको नजर आ जाएंगी, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द विहार आर एक्सकवेटेड इन, अब देखिए हर ये जो जितनी भी साइट मैंने आपको बताई है ना, ये मोस्टली चैत्य दिखाए हैं मैंने आपको, लेकिन चैत्य के साथ जो है वो विहार भी तो जुड़ा होता है। चैत्य में करी जाती है पूजा, मतलब जहां पर जो भी क्या बोलते हैं रिचुअल किया जाता है बुद्धिस्ट द्वारा, और विहार में जो है वो बुद्ध क्या करते हैं, विश्राम, रेस्ट हाउस होता है उनका। तो चैत्य के साथ जो है वो बुद्धों के बुद्धिस्ट या भिक्षुओं की, नॉट जस्ट बुद्धिस्ट लेकिन जैन भिक्षुओं की भी रहने की जगह मौजूद होती है, राइट। द प्लान ऑफ द विहार कंसिस्ट ऑफ अ वरांडा, अ हॉल एंड सेल्स अराउंड द वॉल्स ऑफ हॉल, राइट। तो एक इस तरह का वरांदा, ठीक है, हॉल, और हॉल के अंदर जो है वो हॉल से लगते हुए इस तरह के सेल्स होंगे, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है विहारों का। मैनी ऑफ द अर्ली विहार केव्स आर कार्व्ड विद इंटीरियर डेकोरेटिव मोटिव्स लाइक चैत्य आर्चेस एंड वेदिका डिजाइन्स ओवर द सेल डोर्स ऑफ द केव। तो विहारों के दरवाजों पे, विहारों के ऐसे दरवाजों पर जो है वो आपको मोटिव्स देखने को मिलेंगे, विहारों के अंदर जो दीवारें होती है उन पर भी कुछ मोटिव्स देखने को मिलेंगे। मतलब मोस्ट पॉसिबली ये माना जा सकता है कि जो मंक जिस विहार के अंदर रह रहा है वो अंदर बनाता भी रहता होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो विहार हैं, ये जो चैत्य वगैरह हैं, ठीक है, यहाँ मतलब खास तौर पे जो चैत्य विहार वगैरह जो हैं यहाँ पर बुद्धिस्ट सारी नॉलेज तो दी ही जाती है, लेकिन उसके अलावा आर्ट एंड साइंसेस को भी जो है वो प्रिवेल्ड रखा गया है, राइट। द विहार केव्स एट नासिक वर एक्सकवेटेड विद फ्रंट पिलर्स कार्व्ड विद
घाट बेस एंड घाट कैपिटल विद ह्यूमन फिगर्स। वन सच विहार केव वाज नोन एक्सकेवेटेड एट जुनार। अब जुनार इज अ प्लेस पुणे के नजदीक है, ठीक है। पुणे और नासिक में ऐसे विहार केव्स मिली हैं, जिसमें जुनार में सबसे ज्यादा, विच इज पॉपुलरली नोन एज गणेशलिनी। तो जुनार कहाँ है आपका, कहाँ गया, पुणे के नजदीक है, ठीक है। यहाँ पर पुणे के नजदीक है जुनार, जिसमें सबसे ज्यादा विहार, मतलब समझ रहे, सैकड़ों की संख्या में हमें यहाँ पर छोटे छोटे सेल्स देखने को मिले हैं, जिन सेल्स में, और नासिक में भी, ठीक है, पिलर्स भी कार्व्ड मिले हैं, ठीक है, ह्यूमन फिगर्स जो हैं वो कार्व्ड मिली है उन पिलर्स पर, राइट। खैर हमें GS1 में जब हम जाएंगे तो ये घाट बेस क्या है, घाट कैपिटल क्या है, ये हम वहां पर समझेंगे, ठीक है। अभी प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर केवल मैंने आपको मेंशन कर दिया कि फर्दर हमें आगे क्या पढ़ना है। हमें प्री के लिए साइट्स, समझ रहे हैं, प्री के लिए साइट्स, इंपॉर्टेंट साइट्स किससे रिलेटेड है, कहाँ है, उसकी छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक्स। सो जुनार आपको पता होना चाहिए, नासिक में विहार मिले हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा ये सब कार्ला के विहार, कार्ला का जो चैत्य है, सबसे बड़ा रॉक कट चैत्य हमें मिला है। उसके अलावा द स्तूप इन 4th and 5th सेंचुरी CE है बुद्धा इमेजेस। सो ऑब्वियसली मैंने आपको बोला है कि जो स्तूप पहले वाले हैं, शुरू वाले हैं, उसमें बुद्ध की सिंबोलिसिज्म से, मतलब सिंबल से बुद्ध को रिप्रेजेंट किया गया है, और बाद में जो है वो बुद्ध की मूर्तियां देखने को मिली हैं। जुनार हैज द लार्जेस्ट केव एक्सकवेशंस, मोर देन 200 केव्स अराउंड द हिल्स ऑफ द टाउन। जुनार में 200 से ज्यादा केव्स देखने को मिली हैं, ध्यान रखना है आपको, पुणे के नजदीक है जुनार, ठीक है। तो ये मैप है, इस मैप में देख लीजिए जो जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया ना, ठीक है। कार्ला है, बाहा, यहाँ पर जुनार, एलोरा, पीतलखोरा, अजंता, ठीक है। उसके अलावा दो मतलब साइड से, एक अंधेरी वाली और एक क्या बोलते हैं, राजगढ़ में भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अजंता की, ठीक है। अजंता के बारे में कुछ एक बेसिक पॉइंट उठाते हैं जो कि प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अजंता में ना मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि अजंता में हम ज्यादा डीप में जाएंगे GS1 में, हमें प्री रिलेटेड पढ़ना है, GS1 में नहीं जाना, ठीक है। द मोस्ट फेमस केव साइट इज अजंता, ये तो हम जानते हैं, है ना। अजंता किसी एक शासक द्वारा नहीं बनाई गई है, तो आप अजंता का टाइम जो है वो 3rd सेंचुरी BCE से 6th सेंचुरी CE तक आप रख सकते हैं, कि इतने समय में जो है वो अजंता में केव्स, मतलब अजंता की केव्स को जो है वो मतलब इसमें किसी ना किसी तरीके का स्कल्पचर जो है वो आर्किटेक्चर तैयार किया गया है, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन औरंगाबाद महाराष्ट्र। अजंता हैज 29 केव्स। कितनी केव्स हैं तो अजंता में 29 केव्स हैं। इट हैज 4 चैत्य है। कितने चैत्य हैं तो 4 चैत्य हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स अजंता के बारे में जो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो अजंता में 29 केव्स हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो चैत्य हैं। और चैत्य किस तरह के होंगे, आप बिल्कुल सही समझे, एप्साइडल शेप के, राइट। 4 चैत्य केव्स डेटेबल टू द अर्लियर फेज। 4 जो चैत्य केव्स हैं वो अर्लियर हैं। अर्लियर का मतलब क्या है, अर्लियर का मतलब क्या है, आप क्लियरली कह सकते हैं कि इसके अंदर मूर्ति ना होकर क्या होगा, स्तूप होंगे अंदर, ठीक है। तो 4 ऐसे चैत्य हैं जो अर्लियर हैं, यानी कि इन 4 चैत्यों के अंदर जो है वो क्या होंगे, अंत में बिल्कुल लास्ट में स्तूप रखा होगा, ठीक है। दैट इज 2nd and 1st सेंचुरी BCE, केव नंबर 10 और 9, एंड लेटर फेज दैट इज द 5th सेंचुरी CE, केव नंबर 19 से 26। जो लेटर फेज की है, केव नंबर 19 से 26, उसमें हमें जो चैत्य हैं उसके अंदर बुद्ध की मूर्तियां नजर आती हैं, ठीक है, ध्यान रखना है हमें। ये अजंता केव्स हैं। आप, मैंने आपको पहले भी एक इमेज में दिखाया था, एक सेकंड में एक बार पीछे आपको ले जाकर अजंता केव्स दिखा देता हूं, राइट। कहाँ पहुंच गए हम, राइट। सो एक सेकेंड, ये है, देखिए ये है अजंता केव्स, राइट। सो अजंता केव्स में मैंने आपको बोला ना, देखिए ये शुरुआती केव्स हैं, शुरुआती केव्स में से है, जिसमें केव के अंत में जो है क्या है, स्तूप है। और जो बाद की केव्स होंगी उसमें क्या है, केव के अंत में कौन बैठा है, बुद्ध, बुद्ध की मूर्तियां होंगी। तो ये डिफरेंस आपको जो है वो पता होना बहुत जरूरी है, राइट। ये देखिए, ये इस तरह, इसको बोलते हैं एप्साइडल फॉर्म, और यहां पर आखिरी में क्या होगा, या तो स्तूप होगा या तो मूर्ति होगी, ठीक है,
राइट, दीज आर द अजंता केव्स. इट हैज लार्ज चैत्य विहार एंड इज डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स. पेंटिंग्स की बात अभी नहीं कर रहा हूं मैं अजंता में. अजंता में केवल आर्किटेक्चर की बात करेंगे हम. अजंता की पेंटिंग्स की बात हम तब करेंगे जब इंडियन पेंटिंग्स टॉपिक करवाऊंगा. ठीक है, तो अजंता में बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, बहुत ही सारी पेंटिंग्स हैं, उनको डिस्कस करना है हमें. अभी अजंता का आर्किटेक्चर की बात चल रही है. तो अजंता के आर्किटेक्चर में, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में देख रहे हैं हम कि अजंता की जो मूर्तियां हैं, मतलब अजंता की जो केव्स हैं, उसमें हमें चैत्य देखने को मिले हैं. और जो शुरुआती चैत्य हैं उसमें ऑब्वियसली मूर्तियां नहीं, अंदर स्तूप हैं. और जो बाद के चैत्य हैं उसमें ऑब्वियसली अंदर क्या है, बुद्ध की प्रतिमाएं हैं या बुद्ध की मूर्तियां हैं. राइट. अजंता इज द ओनली सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ पेंटिंग ऑफ द 1st century BC एंड द 5th century CE. राइट. अजंता इज द ओनली सर्वाइविंग एग्जाम्पल, क्योंकि हमें जातक स्टोरी से लेकर बुद्ध के जन्म से लेकर, है ना, पद्मपानी की जो पेंटिंग्स हमें देखने को मिलेंगी. कई पेंटिंग्स आगे आपको दिखाऊंगा. पद्मपानी की तो हमने देखी हुई है ऑलरेडी कई बार. पेंटिंग वाले पार्ट में अजंता की कई सारी पेंटिंग्स आपको दिखाऊंगा मैं. राइट. लेकिन अर्लीस्ट पेंटिंग के एविडेंसेस इंडिया में कहां बचे हैं, तो अजंता में. ठीक है. The caves at Ajanta as well as in Western Deccan in general have no precise chronology because of the lack of known dated inscriptions. ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट. अजंता की केव्स की क्रोनोलॉजी हमें पता ही नहीं चलती कि कौन सी सतवाहनों ने बनाई, कौन सी वक्टकों ने बनवाई है, ठीक है, कौन सी गुप्तों ने बनवाई है. तो हम एक मोटा मोटा हिसाब रख दिया हमने कि 3rd century से 6th century के बीच में जो है वो ये सारी डायनेस्टीज यहां पर रही हैं, तो किसी ना किसी ने तो बनवाया है. ठीक है. तो हमें क्रोनोलॉजीज नहीं पता है. हमें ये पता है कि अजंता की केव्स में बुद्ध, जैन और हिंदू तीनों तरह के जो हैं वो, मतलब तीनों मतलब सेक्ट्स के हमारे पास आर्किटेक्चर या पेंटिंग्स या मूर्तियां देखने को मिलती हैं, जिसमें प्रीडोमिनेंटली हमें बुद्धिज्म की, फिर जैनिज्म की देखने को मिलती हैं. ठीक है. अमंग द इंपॉर्टेंट पैटर्न्स एट अजंता वर व्रहादेवा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ वक्टका किंग. ठीक है. सो वक्टकों से शुरू कर देते हैं. व्रहादेवा, हरिसेन, उपेंद्र गुप्त, द लोकल किंग ऑफ रीजन एंड फ्यूडेटरी ऑफ द वक्टका किंग हरिसेन. उसके अलावा सो वक्टका वैसे सतवाहनों से शुरू हो जाएगा, लेकिन वक्टका किंग का नाम हमें देखने को मिलता है. ठीक है, जिसमें वराहदेव. उसके अलावा फिगर्स इन दीज केव्स आर पेंटेड विद कंसिडरेबल नेचुरलिज्म एंड देयर इज नो ओवर स्टाइलाइजेशन. ओवर स्टाइलाइजेशन का मतलब यह है कि जैसे कि हमें हिंदू मूर्तियों में देखने को मिलता है कि मतलब जैसे विष्णु के अवतार देखने को मिलते हैं ना, कि उसका मुंह जो है वो जानवर का बना हुआ है. राइट. मतलब नरसिंह का मुंह है, कहीं सुअर का मुंह है, कहीं मकर का मुंह है. ठीक है. सो ये ओवर स्टाइलाइजेशन हमें नहीं देखने को मिलती है. काफी नेचुरलिस्टिक जो है वो हमें मूर्तियां देखने को मिली. ठीक है. इवन इवेंट्स एंड ग्रुप्ड टुगेदर अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल लोकेशन. सो अजंता के बारे में हम क्या कहेंगे, अजंता के बारे में हमारे पास खास जानकारी नहीं है कि कौन सी किसने बनवाई, लेकिन ये प्री गुप्ता है, समझ रहे हैं आप, पोस्ट मौर्य है. तो पोस्ट मौर्य में हमारे पास व्रहादेवा वक्तका किंग के बारे में जानकारी है केवल. ठीक है. उसके अलावा हरिसेन, वक्तका किंग हरिसेन, और उपेंद्र गुप्त जो है वो उसका क्या है, कंटेम्पररी. इनके बारे में जानकारी है कि पोस्ट मौर्य में इन्होंने बनवाया है, कुछ ना कुछ तो बनवाया है, लेकिन हमें क्लैरिटी नहीं है कि कौन सी केव इन्होंने बनवाई है, क्योंकि क्रोनोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा, क्रोनोलॉजी को अच्छे से कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सका है. ठीक है. सेकेंड चीज, दूसरी चीज कि हमें गुप्त समय की जो है वो आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, लेकिन वो गुप्ता आर्किटेक्चर जब कराऊंगा तो फिर से अजंता को लेकर आएंगे और गुप्त समय के अजंता के बारे में बताऊंगा. अभी केवल हमने शुरुआती चैत्य और बाद के चैत्य देखे. ठीक है. आगे बढ़ते हैं, एलोरा की बात करते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट केव साइट लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इज एलोरा. ठीक है. अजंता के अलावा दूसरी कौन सी है, एलोरा. इट हैज 32 बुद्धिस्ट, ब्राह्मणिकल एंड जैन केव्स. एलोरा में कितनी है, 32. अजंता में 29. जुन्नार में 200 से ज्यादा. ठीक है. इट इज अ यूनिक art historical site in the country as it has monasteries associated with the 3 religions dating from 5th century CE onwards to 11th century CE. right. 5th century CE से 11th century तक के हमारे पास एलोरा में बुद्धिज्म की भी, हिंदुओं की भी और
जैन की भी, तीनों की भी जो है वो श्राइन्स भी देखने को मिली है, मोनेस्ट्रीज भी देखने को मिल रही है। ठीक है, ये है एलोरा केव्स। और इसमें देखिए थोड़ा सा ना एलोरा अजंता से ज्यादा आपको एलोबरेटिव दिखेगा, थोड़ा सा एलोरा में थोड़ा ज्यादा जो है वो दीवारों पर आपको स्कल्पटिंग नजर आएगी। ठीक है, क्योंकि एलोरा का तो आप थोड़ा आप अजंता के बाद डेट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूनिक इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिस्टिक इलेक्टिसिज्म। ठीक है, तो मैंने बोला ना थोड़ा ज्यादा स्टाइलिस्टिक है एज कंपेयर टू अजंता। दैट इज कन्फ्लुएंस ऑफ मेनी स्टाइल्स इन वन प्लेस। अजंता एलोरा की केव्स में आपको यह देखने को मिलेगा कि ना ही केवल मध्य भारत के या आंध्र के रीजन के मतलब हमें क्या बोलते हैं स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन दक्षिण भारत से लाए गए भी स्कल्पचर्स हमें एलोरा में अपनी कला का जो है वो मतलब कहने का मतलब ये कि दक्षिण भारत यानी द्रविड़ जो स्टाइल है वो भी हमें एलोरा में देखने को मिलता है। ठीक है, केव्स ऑफ एलोरा एंड औरंगाबाद शो द ऑनगोइंग डिफरेंस बिटवीन टू रिलीजन्स, बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिकल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म में जो डिफरेंसेस हैं और जो एक दूसरे के बीच जो खिंचाव है वो हमें एलोरा में देखने को मिलता है। देयर आर 12 बुद्धिस्ट केव्स हैविंग मैनी इमेजेस बिलोंगिंग टू वज्रयान बुद्धिज्म लाइक तारा, महामयूरी, अशो अक्षोभ्या, अवलोकितेश्वरा, मैत्रेया, अमिताभा। सो जो वज्रयान बुद्धिज्म है, वज्रयान बुद्धिज्म में जो बुद्ध के मतलब इनकारनेशंस के बारे में बताया गया है या बुद्ध के जो पुराने जन्म जो बताए गए हैं उनकी मूर्तियां और उनकी पेंटिंग्स हमें एलोरा में देखने को मिलती हैं। ठीक है, वज्रयान की। सो वज्रयान तो महायान के बाद डेवलप हुआ है, राइट। तो इसलिए आप अजंता के बाद एलोरा को पुट कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए अजंता के बाद अगर आप एलोरा को रख रहे हैं ना तो अजंता वाले पीरियड में फिर भी ब्राह्मणिज्म बुद्धिज्म थोड़ा हार्मोनी से रह ले रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा ना, मतलब अर्ली मिडिवल पीरियड तक आप पहुंच जाएंगे तो बुद्धिज्म के बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से एंटी हो जाएगा ब्राह्मणिज्म, राइट। और अग्रेसिवली जो है वो बुद्धिज्म को भारत से मतलब निकालने की कोशिश की गई ब्राह्मणिज्म द्वारा। बुद्धिस्ट केव्स आर बिग इन साइज एंड आर ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल स्टोरीज। देखिएगा बुद्धिस्ट केव्स जो है वो बड़ी हैं एज कंपेयर टू ब्राह्मणिकल। एलोरा के बारे में पॉइंट ध्यान रखना है। देयर पिलर्स आर मैसिव। अजंता also has excavated double storied caves, but at Ellora the triple story is a unique achievement। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अजंता में डबल स्टोरी केव है, एलोरा में ट्रिपल स्टोरी है, और वो किसके लिए है? बुद्धिज्म के लिए। दैट मीन्स यहां पर बहुत अग्रेसिवली बुद्धिज्म को असर्ट करने की कोशिश की गई है। ठीक है, लेकिन उसी तरह ब्राह्मणिज्म भी जो है वो काफी तेजी पकड़ चुका है इस समय। लेकिन पॉइंट ये है कि जिस समय एलोरा केव्स में बुद्धिज्म एग्रेसिव हो रहा था तो जो ब्राह्मणिकल जो मंदिर हैं वो स्ट्रक्चरल टेंपल्स की तरफ मूव कर चुके थे। ठीक है, तो वो चाहे ट्रिपल स्टोरी बनाते रहे, ब्राह्मण जो हैं वो मतलब शैविक्स और वैष्णविक जो मंदिर हैं वो स्ट्रक्चरल बन चुके थे, वो केव आर्किटेक्चर से बाहर निकल आए थे वो, राइट। ऑल द केव्स वर प्लास्टर्ड एंड पेंटेड। द श्राइन बुद्धा इमेजेस are big in size. They are generally guarded by images of पद्मपानी एंड वज्रपानी। ठीक है, नेक्स्ट आएंगी एलिफेंटा की केव्स एंड अदर साइट्स। देखिए कौन कौन सी है। एलिफेंटा केव्स लोकेटेड नियर मुंबई वर ओरिजिनली अ बुद्धिस्ट साइट विच वाज लेटर डोमिनेटेड बाय शैवाइट फेथ। ठीक है, एलोरा में जिन्होंने मतलब स्कल्पटिंग करी है ऐसा लगता है कि उन्हीं कलाकारों ने फिर एलिफेंटा में भी करी है। ठीक है, एलोरा में शैवाइट फेथ राष्ट्रकूटों के अंडर, राइट। सो ये अर्ली मिडिवल की बात आ गई, लेकिन हम जब राष्ट्रकूटों तक पहुंचेंगे उनके आर्ट एंड कल्चर में तब जिक्र करेंगे उसका, राइट। सो एलिफेंटा भी शुरुआत में क्या थी? बुद्धिस्ट केव थी, और बाद में जो है वो यहां पर भी हमें शैविक एलिमेंट देखने को मिलते हैं, त्रिमूर्ति देखने को मिलती है हमें एलिफेंटा से, राइट। याद है आपको? इट इज कंटेम्पररी विद एलोरा एंड its sculptures slow slenderness in the body with stark light and dark effects. Bagh cave is located near Indore in next है बाघ cave located near Indore in मध्य प्रदेश। ये है देखिए एलिफेंटा की केव्स, और इसके अंदर त्रिमूर्ति मैंने आपको पहले भी बताया था मौजूद है, और ये है आपकी बाघ केव। ठीक है, दिस इज योर बाघ केव इन मध्य प्रदेश। उसके अलावा ईस्टर्न इंडिया के केव ट्रेडिशंस को देखते हैं।
Like in Western India, Buddhist caves have also been excavated in Eastern India, mainly in the coastal region आंध्र प्रदेश। तो ईस्टर्न इंडिया में, आंध्र प्रदेश में हम पहले जिक्र कर चुके हैं केव, लेकिन हमने पहले स्तूप की बात करी थी, अब हम केव्स की बात करते हैं कि आंध्र वाले रीजन में। अब यहां पर आप मुझे बताइए कि आंध्र वाले रीजन में बुद्धिज्म को इतना सीरियसली क्यों लिया गया है? क्या जवाब है आपके पास? आपको याद होगा, सिंपल सा जवाब है, बंगाल, म्यांमार, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज के साथ, चाइना के साथ अगर ट्रेड करना है तो आंध्र की कोस्ट लाइन जो है वो ट्रेड करती है। और अगर आपको उन सब लोगों के साथ ट्रेड करना है जो कि प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट हैं, तो आपको बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज या बुद्धिज्म को सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए हमें बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, बुद्धिस्ट स्तूप, बुद्धिस्ट चैत्य विहार और केव्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट दोनों में। ठीक है, वेस्ट कोस्ट में नहीं लेकिन ईस्ट कोस्ट में देखने को मिलती है आंध्र प्रदेश के। ठीक है, वन ऑफ द मेन साइट्स, समझ रहे हैं, आंध्र प्रदेश वाला जो पूरा ईस्ट कोस्ट है ना, ठीक है, बंगाल वाली कोस्ट, उड़ीसा की कोस्ट, आंध्र प्रदेश की कोस्ट, तमिलनाडु की कोस्ट, इन सभी कोस्ट लाइन में हमें बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज देखने को मिल जाती हैं। तमिल में नागपट्टनम में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री देखने को मिलेगी हमें। ठीक है, उसके अलावा उड़ीसा में मतलब उड़ीसा में जो भुवनेश्वर वाला रीजन है या अन्य जो कोस्ट लाइन है वहां पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। सेम गोज फॉर बंगाल, बंगाल में भी बुद्धिज्म का इंपैक्ट तो पालों के समय से रहा ही है। ठीक है, ऐसा क्यों है? साउथ ईस्ट एशिया का चाइना वाला ट्रेड सारा का सारा। ठीक है, इसलिए वन ऑफ द मेन साइट्स इन आंध्र प्रदेश इज गुंतापल इन एलुरु, मैंने आपको बताया ही, केव है यहाँ पर, राइट, इमेज मैंने आपको दिखाई थी इसकी। द केव्स हैव बीन एक्सकवेटेड इन द हिल्स अलोंग विद स्ट्रक्चर्ड मोनेस्ट्रीज। तो ये है, देखिए, गुंतापल्ली 9th जो है वो आपको नजर आ रहा है, राइट। कोस्ट लाइन नजदीक ही है, थोड़ा ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन कोस्ट लाइन वाले भी हैं, देखिए ये है ना, कोस्ट लाइन वाले हैं। ठीक है, ये कोस्ट के नजदीक हैं विशाखापट्टनम वाले। सो गुंतापोली, ये केव्स मैंने आपको बताई थी, तो इसके अंदर जो है क्या है, एक एप्साइडल हॉल है, राइट। इसके बाहर जो है वो क्या है, हॉल है, और आस पड़ोस में इसके विहार भी हैं। तो चैत्य और विहार हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा गुंतापल चैत्य केव इज सर्कुलर विद अ स्तूप इन द सर्कुलर हॉल, है ना। अंदर से कैसा होगा, ये ऐसे सर्कुलर होगा, और बीच में जो है वो कहां होगा, अंदर क्या होगा, अंदर स्तूप होगा। अगर बीच में स्तूप है, मूर्ति नहीं है, दैट मीन्स ये अर्ली फेज का है, राइट, समझ गए हम। द केव इज रिलेटिवली स्मॉल व्हेन कंपेयर टू केव्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये केव्स स्मॉल है, जैसे वेस्टर्न इंडिया में तो बहुत डीप केव्स होती हैं, आप मान लीजिए ये इतनी सी होगी। ठीक है, रिलेटिवली स्मॉल केव्स हैं। अ नंबर ऑफ विहार केव्स हैव बीन एक्सकेवेटेड। इसके अलावा चैत्य के साथ जो है वो हमें विहार वेस्टर्न साइड भी देखने को मिल रही है और ईस्टर्न साइड भी देखने को मिल रही है, दोनों साइड। द मेन विहार केव्स डिस्पाइट द स्मॉल डायमेंशंस हैव बीन डेकोरेटेड विद चैत्य आर्चेस ऑन द एक्सटीरियर। उसके अलावा गुंतापल चैत्य केव्स, देखिए ये चैत्य केव्स हैं, और इसके बाहर आपको देख रहे हैं ये आर्चेस देखने को मिल रही है, देखिए ये आर्चेस हैं, राइट। सो एक इनमें से चैत्य होंगे और बाकी जो है वो विहार है, राइट। दे आर रेक्टेंगुलर विद वॉल्टेड रूफ एंड आर कार्व्ड single storied or double storied without a large central hall. Apart from Guntapal, the other important cave site is Rama Perampalam, which has very moderate small excavation, but there are rock cut stupas on hillock, right. So Guntapal में देखिए यहाँ पर क्या है, rectangular with vaulted roof है, right। ये सामने की तरफ रेक्टेंगल है, मतलब कमरे ऐसे रेक्टेंगल होंगे, और ऊपर जो है वो इस तरह वॉल्टेड जो है वो रूफ रहेगी, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो राम पेरापलम में जो है वो हमें केव साइट देखने को मिली है। उसके अलावा अनकपल्ली इंपॉर्टेंट है, अनकपल्ली, ठीक है, भोजकोंडा नाम से जो है वो जगह है ये, राइट, नियर विशाखापट्टनम। केव्स वर एक्सकवेटेड विद एंड अ ह्यूज रॉक कट स्तूप, जो कि सबसे बड़ा रॉक कट स्तूप है, रॉक कट स्तूप, नॉट बनाया गया मतलब ईंटे या पत्थर से बनाया गया स्तूप। रॉक कट स्तूप सबसे बड़ा कहाँ मिला है हमें, अनकपल्ली। ठीक है, ये है वो रॉक कट स्तूप, देखिएगा। ठीक है, इसके अंदर बुद्ध की मूर्तियां हैं, सो दैट मीन्स ये किस समय का है, ये लेटर पार्ट का है, ये सीई का है या एडी का है। ठीक है, इट इज अ यूनिक साइट एज इट हैज द बिगेस्ट रॉक कट स्तूप इन द कंट्री। द रॉक कट केव ट्रेडिशन ऑल्सो एग्जिस्टेड इन उड़ीसा, उड़ीसा में भी है। ठीक है, the earliest example are the Udayagiri
खांदगिरी केव्स इन द विसिनिटी ऑफ भुवनेश्वरा, भुवनेश्वर के नजदीक उदयगिरी खानगिरी जो कि जैन धर्म से रिलेटेड केव्स हैं। दीज केव्स आर स्कैटर्ड एंड हैव इंस्क्रिप्शंस ऑफ खारावेला किंग, और ऑब्वियसली उदयगिरी के साथ आप खारावेला किंग को जोड़ेंगे और उसके इंस्क्रिप्शन और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खासतौर पे बुद्धा और सॉरी नॉट बुद्धा लेकिन मौर्य और गुप्त हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए खारावेला इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है वो डबल स्टोरी आपको देखने को मिले, रॉक कट है ये, चट्टान को काटकर जो है वो बनाए गए हैं, और ये जैनों के लिए क्या कह सकते हैं आप, विहार है, राइट। According to the inscriptions, the caves were meant for Jain monks. Some have been carved out in huge independent boulders and given the shape of animals, क्योंकि हमें हाथी के शेप में जो है वो गुफा भी नजर आई है, राइट। The big caves include a cave with pillared veranda. ये है देखिए pillared veranda वाली जो केव है ये अंदर, राइट। With cells at the back, तो सामने यहाँ पर वरांदा होगा, देखिए इस तरह पिलर्स हैं, है ना, बरामदा है, बरामदे में सामने जो है वो पिलर्स होंगे और अंदर की साइड जो है वो इस तरह सेल्स होंगे, जिन सेल्स में रह सकते हैं, और इन सेल्स के ऊपर आर्चीज होंगी और उन आर्चीज पे बहुत बेहतरीन मोटिव्स होंगे, राइट। द अपर पार्ट ऑफ द सेल इज डेकोरेटेड विद अ सीरीज ऑफ चैत्य आर्चेस एंड नैरेटिव्स दैट स्टिल कंटिन्यू इन द फोकलोर ऑफ द रीजन, राइट। सो जो उड़ीसा वाले रीजन की जो फोकलोर्स हैं वो हमें उन सेल के ऊपर जो चैत्य हैं, राइट, उन सेल के ऊपर जो चैत्य आर्चेज हैं उनमें देखने को मिल जाती हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो यहां पर आके हमारा पोस्ट मौर्य आर्किटेक्चर जो है वो खत्म होता है। आई होप आप ज्यादा बोर नहीं हुए होंगे, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा फैक्ट्स निकल रहे हैं, मेरे लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स बताने को है नहीं, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा साइट्स निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो मैंने कोशिश करी कि आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूं, लेकिन बहुत सारी चीजें मैंने अभी होल्ड आउट करी है क्योंकि मैं गुप्ता आर्किटेक्चर को नहीं इंक्लूड करना चाहता। बहुत सारी चीजें हम गुप्ता आर्किटेक्चर में समझेंगे, पोस्ट गुप्ता आर्किटेक्चर में समझेंगे, तो एक कहानी आपकी अजंता एलोरा वाली जुड़ जाएगी, ठीक है। अजंता एलोरा पर रिपीटेडली हम और भी बहुत सारे पॉइंट्स लेंगे, लेकिन जो मैंने यहाँ पर साइट्स बताई हैं, जो मैंने आपको मैप्स दिखाए हैं, जो मैंने टर्मिनोलॉजीज बताई हैं, उन पर खास ध्यान रखिएगा। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा आपको, चौहान_सर_हिस्ट्री टेलीग्राम चैनल है, और अगर आप 10% डिस्काउंट चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं अपना सपोर्ट दिखाना मुझे, तो डेफिनेटली मेरा कोड यूज करें जब भी आप किसी भी अनअकैडमी के कोर्स को सब्सक्राइब कर रहे हो, राइट। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा और करवाइएगा भी दूसरों से, राइट। सो अभी इस वीडियो को यहां मैं खत्म करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले सेशन में। गुप्ता आर्किटेक्चर की बात हम करेंगे, मिलते हैं अगले सेशन में। ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।